नमस्कार दोस्तों, आर क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10th के साइंस की जो चैप्टर 3 था, धातु और अधातु। इंग्लिश में बोले तो सीबीएसई के लिए नो मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर। तो कुछ नोटिस में थोड़ा सा अधूरा सा वहाँ से छूट गया था, जो मैंने कहा था कि सेकंड वीडियो में इसे कवर करूँगा, राइट। तो वहाँ से जो छूटा था उसी वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, राइट। तो अब मैं यहाँ बताऊँ आपको कि ये जो चैप्टर है उसमें धातुओं को और अधातुओं से किस तरह से अलग करना होता है, और ये धातुएँ यानी अयस्क क्या होते हैं और खनिज क्या होते हैं। इस तरह का तो मैंने पहले ही समझाया था, तो मैं थोड़ा रिपीट कर दूं। धातु और अधातु जितने भी उपधातु सब कुछ जो मटेरियल है वो सब पृथ्वी में पाया जाता है, उसको बोलते हैं खनिज, राइट। अब खनिज, अब मैंने यहाँ से जैसे खुदाई की खनिज की, तो उसमें अगर माने कि चलते हैं कि कार्बन अधिक है, उसमें और भी अशुद्धियाँ हैं, जैसे कि उसमें और भी सब कुछ है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन के साथ एल्यूमिनियम वगैरह भी है, गोल्ड भी थोड़ा निकल रहा है, लेकिन कार्बन ज़्यादा है तो बोलेंगे उसको कार्बन का अयस्क प्राप्त हो रहा है वहाँ से। अगर उसमें सोना ज़्यादा निकल रहा है तो बोलेंगे सोने का अयस्क प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो अशुद्धियाँ साथ में निकलेंगी उनको बोलते हैं गैंग। ये बात तो राइट हो गई। अब इनको अलग अलग उस अयस्क से थोड़ा सा अलग अलग, मुझे धातु सोना ही चाहिए या फिर किसी को कार्बन ही चाहिए, तो फैक्ट्रियों में जाकर के फिर उसको अलग अलग किया जाता है। उसको करने अलग करने की विधियाँ होती हैं, उन विधियों को इस पार्ट में समझाया गया है, वहाँ से क्वेश्चन आंसर बनते हैं। तो इस बात को मैं क्लियर करूँ और आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि धातुओं और अधातुओं को अलग करने की ये विधियां हैं जो मैं समझा रहा हूँ इस वीडियो में, राइट। तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वो है कि जैसे अयस्क जो है, अयस्क को अलग करने की विधि, यानी अयस्क का सांद्रण अलग करने की विधियाँ होती हैं। जैसे अब यहाँ पर धातुएं क्या थी अयस्क में, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं निकली, यानी हाई जो रिएक्शन करती हैं, मीडियम रिएक्शन करती हैं, मध्यम अभिक्रियाशील, और निम्न यानी लो रिएक्शन करती हैं। निम्न यानी नीची रिएक्शन थोड़ी सी कम क्रियाशील होती है, उन्हें निम्न अभिक्रियाशील कहते हैं। अब इसके बाद की बात करें तो गलित धातु का विद्युत अपघटन के द्वारा, यानी उच्च अभिक्रियाशील धातु जो होती हैं इसको के साथ में, उनको तो गलित धातु का विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है, यानी अलग कर लिया जाता है उनको, ठीक है। अब ये क्या होता है गलित धातु का मतलब कि ये कि उनको किसी भी पात्र में घोल करके उन्हें विद्युत धारा प्रवाहित करके या फिर ऐसे करके कुछ अपघटन के द्वारा से अलग कर लिया जाता है, जो भी धातु उसमें होती है। अब दूसरा जो आता है कि मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को कैसे अलग किया जाएगा, तो वहाँ पर अगर मैं बताऊँ दो तरह की विधियाँ बनाई गई, एक भर्जन और एक निस्तापन। तो भर्जन जो विधि होती है, अब यहाँ पर यानी एक तो ऐसे आपको प्राप्त होने वाले जो हैं सल्फाइड अयस्क हैं, तो और ये कार्बोनेट अयस्क, ये बात समझ में आ गई। तो भर्जन और निस्तापन को समझने में देरी नहीं होगी। सल्फाइड अयस्क का मतलब होगा कि देखो मरकरी और के साथ में सल्फर भी है, ऐसे ही जिंक के साथ में सल्फर भी है, तो ये सल्फाइड अयस्क हैं। ऐसे ही कार्बोनेट अयस्क का मतलब होगा कि और जो धातु है, जिंक की धातु है, ऑक्सीजन की धातु, कार्बन का भी होना, उनको बोलते हैं कार्बोनेट अयस्क, राइट। अयस्क का मतलब मैंने पहले बता दिया कि जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसको उसी का अयस्क कहते हैं। अगर उसमें कार्बन ज़्यादा है तो कार्बोनेट अयस्क, अगर सल्फर ज़्यादा है तो सल्फाइड अयस्क, राइट। पर और भी धातुएं होती हैं उनमें सब्जियाँ मिली हुई। तो अब अगर हम बात करें कि इन्हें अलग कैसे करेंगे, तो सल्फाइड अयस्क को तो क्या है भर्जन विधि द्वारा अलग करते हैं, यानी अगर सल्फाइड अयस्क है तो उसको भर्जन विधि के द्वारा अलग कर लिया जाता है, धातु को अलग निकाल दी जाती है, सल्फाइड अयस्क अलग कर दिया जाता है। और वहाँ से ऐसे ही कार्बोनेट अयस्क है तो उसको निस्तापन विधि के द्वारा अलग कर लिया था। बस ये थोड़े से नाम टिपिकल्स हैं और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। तो यहाँ पर जब अलग करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि सल्फाइड जो अयस्क था उससे धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, और दोनों से ही या चाहे निस्तापन करो चाहे भर्जन करो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी ऑक्सीजन उसमें मिल जाता है। फिर उस ऑक्सीजन को द्वारा से अलग करते हैं तब वो धातु अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, यानी ऑक्साइड उसमें निकल जाता है। तो ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, उनको अलग करने की विधियां हैं भर्जन और निस्तापन। तो भर्जन विधि आई, आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर सल्फाइड अयस्क को अलग करने वाली विधि है, और जो निस्तापन विधि है वो कार्बोनेट अयस्क को अलग करने वाली विधि है, और दोनों ही मीडियम अभिक्रियाशील धातुओं के लिए उपयोग की जाती हैं, राइट। अब आते हैं निम्न यानी लो अभिक्रियाशील जो धातुएं होती हैं उनको कैसे करें। तो अगर उनके साथ में सल्फाइड अयस्क है तो उसको भर्जन की विधि द्वारा धातु को अलग कर लिया जाता है, परिष्करण का मतलब उसे शुद्ध कर लिया जाता है और वहाँ पर रख लिया जाता है, मतलब इकट्ठा कर लिया जाता है किसी बर्तन या पात्र में, उसको बोलते हैं परस्करण करना। तो आपको ये विधि समझ में आई होगी कि मध्यम अभिक्रियाशील धातु को निर्भर्जन और निस्तापन के द्वारा अलग किया जाता है, तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, और धातु ऑक्साइड को द्वारा से अपचयन करके यानी ऑक्सीजन उसमें से निकाल कर धातु का शोधन कर लिया जाता है, तो शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है किसी बर्तन में, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो अयस्क जो है, अरे अयस्क जो है, अयस्क से शुद्ध धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण क्या होता है, यानी कुछ मुख्य परिभाषाएं आप देखिए। गैंग जो मैंने कहा था, तो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत मिट्टी जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती हैं, इन्हें गैंग कहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था जो खनिज मिलेंगे उसमें से बहुत सारी अशुद्धियां, बहुत सारी मिक्सर मिलेगा उसमें, जो मिक्सर है और हमें चाहिए, जैसे सोना की हम खुदाई कर रहे थे तो सोने के साथ में जो भी मिक्सचर आ रहा है वो सब अशुद्धियां हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि वर्जन क्या है। तो वर्जन को यहाँ समझने के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर या ऑक्साइड में बदल जाता है, इसी प्रक्रिया को वर्जन विधि कहते हैं, और कुछ भी नहीं है ज़्यादा। जैसे कि उदाहरण से समझाया गया है कि जिंक सल्फेट जो है यहाँ पर उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो क्या क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड बनता है, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है।
तो यहाँ पर हमें प्राप्त होने वाला जिंक ऑक्साइड, यानी भर्जन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में चेंज करना होता है। और ये भर्जन और निस्तापन दोनों ही विधियां हैं धातुओं को अलग अलग तोड़ने की, यानी अलग अलग प्राप्त करने की, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो मर्क्यूरी सल्फाइड जो है, यहाँ पर सल्फेट है, तो इसमें जो ऑक्सीजन की क्रिया करते हैं, तापमान गर्म करते हैं, तो यहाँ पर HCO यानी मर्क्यूरी ऑक्साइड बनता है तथा सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। इसे सिनेबार बोला जाता है HCS को, ठीक है। अब मैं बात करूँ निस्तापन की, ये कई बार पेपर में आया है आपके में, निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर होता है, तो आपको समझ में आया होगा कि निस्तापन और भर्जन क्या होता है। अब मैं बात करूं तो निस्तापन जो है, निस्तापन यानी कार्बोनेट अयस्क को मैंने पहले ये तो बताया था कि कार्बोनेट अयस्क को अलग करने की विधि है पहली तो, ठीक है। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदलना, धातु क्या हो जाती है, यह ऑक्साइड में बदल जाती है। यह प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। बस जैसे कि यहाँ जिंक कार्बोनेट ले लिया, इसमें कार्बन ज़्यादा है तो जिंक कार्बोनेट अयस्क हो गया है, और तापमान पर गर्म किया तो जिंक ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई यहाँ से। कहने का मतलब कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड अयस्कों में चेंज होना, जैसे जिंक ऑक्साइड मिला। अब अपचयन विधि क्या होती है, लास्ट में जो इसमें शुद्ध करने के लिए करते हैं अपचयन विधि को यूज़ किया जाता है। तो वो होती है कि जैसे धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक, अब यहाँ पर धातु ऑक्साइड हमें मिल गए, निस्तापन और भर्जन विधियों में दोनों से ही धातु ऑक्साइड मिलता है, उसको अपचयन विधि द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके धातु केवल प्राप्त किया जाता है, जिसे बोलते हैं शुद्ध धातु यानी तत्व प्राप्त किया जाता है, जिसकी हम तलाश कर रहे थे, या फिर जिसके लिए हम वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ चला रहे थे वो सब इसमें किया जाता है। तो वहाँ पर जैसे जिंक ऑक्साइड जो है बनाया गया, कार्बन को अलग किया गया, कार्बन से धातु ऑक्साइड की कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु की प्राप्ति की जाती है। इतनी सी लिखनी है अपचायक में बात, बस थोड़ी सी शब्दों में ये हो जाएगी एक लाइन में। या बोल अपचयन क्या है, तो आपको इतनी सी लिखनी है ये बात, कार्बन धातु ऑक्साइड में कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु की प्राप्ति की जाती है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख देंगे, ZnO+C + ZnCO, आपका आंसर हो गया। तो निस्तापन और भर्जन और अपचयन ये आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। धातु को अलग करने की विधियां हैं, किस तरह से अलग की जाती हैं। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा वीडियो को पॉज करना, पीछे से देखना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और लंबा वीडियो आपके लिए सेटिफाइड नहीं होता। थोड़ा सा आप ये कहते हैं कि इतनी सी क्वेश्चन और ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया तो फिर दिक्कत पैदा हो जाती है, मेरे लिए भी थोड़ी अपलोड करने में दिक्कत होती है। धातुओं का परिष्करण, जैसे कि मैंने बताया, तो उन्हें थोड़ा सा शुद्ध करना होता है और एक अलग पात्र में लेना होता है। तो धातुओं से अपद्रव्य से हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। अब विद्युत का मतलब होता है करंट, अपघटन का मतलब होता है उसके तोड़ना, परिष्करण मतलब शुद्ध करना। अब देखना थोड़ा सा इसको, यहाँ पर एक चित्र तुम्हें नजर आ रहा है, राइट। इस चित्र में विद्युत अपघटनी परिष्करण की विधि लागू हो रही है। अब इसमें दो छड़ बनाई गई हैं, एक एनोड की और एक कैथोड की। कैथोड वाली इस पर माइनस चार्ज होता है, ये तो पहले से ही है, और एनोड वाली पे प्लस चार्ज होता है। इसको एक वोल्ट यानी बैटरी के द्वारा यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, और इस समय वो सॉल्यूशन भर दिया जाता है जिसे हम विद्युत अपघट्य बोलते हैं, यानी अम्लीय कॉपर सल्फेट भर दिया यहाँ। अब इसको अलग करना होगा, कॉपर को अलग करना है तो, और सल्फेट को अलग करना है, तो इस विधि को उपयोग किया जाता है, विद्युत अपघट्य विधि, यानी उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के लिए उपयोग की जाती है, राइट। तो यहाँ पर विलयन में से क्या होगा कि अब जैसे ये बैटरी में से करंट को फ्लो करेंगे, यानी चालू करेंगे इसमें से, तो विलयन से क्या होगा, यहाँ से कैथोड और एनोड की रॉड से ये कॉपर छूट करके इस एनोड से कैथोड की तरफ भगेगा, और ये सॉल्यूशन में से टूट टूट करके एक पात्र के कोने में जम जाएगा, राइट। तो वहाँ पर शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाता है। विलयन का रंग भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी यहाँ पर एनोड का पिंक रंग ये जो झरकर इधर आ जाता है, टैंक ये रहा। अब जो चित्र आपको समझ में आ गया होगा कि बैटरी की तरह एनोड के साथ जोड़ दिए जाते हैं, और वहाँ से जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो कॉपर अलग अलग होकर के थोड़ा सा पात्र में जम जाता है, राइट, सॉल्यूशन से, एनोड से भी, और यहाँ पर सॉल्यूशन में जम जाता है, नीचे पात्र में आ जाता है वो, राइट। अब मैं बात करूँ यहाँ पर, अब यहाँ होता क्या है, तो एनोड पर जो होता है अशुद्ध तांबा होता है, यानी एनोड जो बना होता है उसमें तांबा तो है पर उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी हैं, तो तांबे को केवल अलग करता है एनोड। और कैथोड पर शुद्ध तांबा जमता है, यानी कैथोड पर शुद्ध तांबा होता है। अब इस पे होता क्या विलयन में, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी थोड़ी सी H2SO4 मिला देने पर ये और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें से Cu अलग टूट टूट करके जम जाता है, राइट। अब विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में मिल जाती है। ये बात तो क्लियर होगा कि एनोड से यहाँ पे टूट टूट करके सॉल्यूशन में मिल जाएगा वो कॉपर। अब होगा कि उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है, यानी निक्षेपित मतलब जम जाता है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर क्या होगा, कॉपर कैथोड पर जम जाएगा। अभिलेय अशुद्धियाँ एनोड की तली में निक्षेपित हो जाती हैं, यानी जितनी भी अशुद्धियाँ होंगी वो सब नीचे बैठ जाएंगी उस बर्तन के पात्र में, जिसे एनोड पंख कहा जाता है, राइट, एनोड पंख कहा जाता है। अब यहाँ पर लास्ट थोड़ा सा ये बच जाता है कि ये संचारण क्या है, थोड़ा सा समझना है। इंग्लिश में CBSE बच्चों के लिए बोलते हैं रस्टिंग, यानी रस्ट हो जाना किसी भी मेटल का, एनी मेटल्स ऑफ रस्टिंग। जैसे कि मैं बताऊं तो इसमें है कि संक्षारण, यानी संक्षारण का मतलब होता है अपनी भाषा में जंग लगना,
किसी भी धातु का क्षरण होना, इसको बोलते हैं संक्षारण। अब ये होता कैसे है, तो अगर लोहे की धातु को यानी जंग लगने वाली धातु को हम वायुमंडल में डायरेक्टली छोड़ देते हैं, तो वो क्या करता है कि वायु से और नमी से क्रिया करके उसमें लोहे की ऑक्साइड की परत बना कर लेता है और वो संक्षारित होने लगता है। तो यही बात यहाँ समझाई गई है, धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है। अब आर्द्रता क्या होती है, यानी अपने आसपास के एसिड से, अपने आर्द्रता यानी वायु में, वायुमंडल में यानी हवा में जल वाष्प की उपस्थिति यानी नमी वाली वायु एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर धातु क्या होती है, संक्षारित हो जाती है, राइट। अब देखते हैं सिल्वर। तो सिल्वर के केस में क्या है, तो वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, राइट। वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। यानी सिल्वर जो है तो चांदी थोड़ी सी काली पड़ जाती है, आपने भी देखा होगा जो आप पदार्थों को यानी चांदी के जो आप यूज करते हैं, वो क्या कहते हैं, औरतें यूज करती हैं सामान, तो वो भी थोड़ा सा काला पड़ जाता है कुछ दिनों के बाद में। तो वो वायुमंडल से क्रिया करता है सिल्वर से, सल्फर से। वायुमंडल में बहुत सारे तत्व होते हैं, सल्फर से क्रिया करके वो सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिससे वो काला हो जाता है, राइट। अब कॉपर केस में क्या होता है संक्षारण में, तो कॉपर आर्द्र यानी कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, तो उससे वो कॉपर वाले बर्तन खराब हो जाते हैं, राइट। अब यहाँ देखें तो लोहा के क्षेत्र में तो आप सभी ने देखा होगा, कई बार लोहा आपने जंग लगा हुआ देखा होगा, तो वही बात है। तो यानी आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। आर्द्र वायु में यानी वायु में जल वाष्प, नमी होनी चाहिए, नमी का मतलब है आर्द्र से यहाँ, तो नमी लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है, जिसे जंग कहते हैं। अब संक्षारण से सुरक्षा कैसे करें, तीनों में देख लिया हमने केस में, कैसे भाई जंग तो लगती है कि वायुमंडल में छोड़ेंगे। अब इस सुरक्षा के लिए थोड़े से उपाय बताए गए यहाँ, देखें। तो लोहे को जंग से लगने से बचाया जा सकता है, कैसे, पेंट करके बचा दो, इस पर पेंट कलर कर दो, तेल लगाकर उस पर ग्रीस लगाकर, यशद लेपन करके, यशद लेपन का मतलब उस पर लोहे पर दूसरी धातु चढ़ा दो जिसमें जंग नहीं लगती है, क्रोमियम लेपन करके, एनोडीकरण करके, या मिश्र धातु बना करके, मिश्र धातु की जिससे बना देंगे तो थोड़ी सी कम जंग लगती है उसमें, फिलहाल नहीं लगती है। यहाँ से अब मैं बात करूँ तो यहाँ यशद लेपन की बात हुई, तो यशद लेपन का मतलब दूसरी धातु का प्रयोग करना, यानी दूसरी धातु मिला देना, राइट। तो लोहे पर इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, इस्पात बोलते हैं लोहे को, यानी लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जस्ते यानी जिंक की परतली परत चढ़ाई जाती है, इसी को यशद लेपन प्रक्रिया कहते हैं। ये कई बार पेपर में पूछा है बच्चों से, यशद लेपन क्या है। तो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इतनी सी लाइन लिखनी है मात्र, जस्ते की परत, पतली परत चढ़ाई जाती है, इसे ही यशद लेपन प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट बात करूँ तो मिश्र धातु क्या है, ऐसा कई बार पेपर में क्वेश्चन आया, देखना। तो मिश्र धातु यानी मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। इस बात को थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान रखना कि मिश्र धातु या दो से अधिक धातु या फिर धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं मिश्र धातु। अब ये क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, तो लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर एवं प्रबल हो जाता है। प्रबल शब्द का मतलब होता है बच्चों बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत, बहुत ही कठोर, ठीक है। तो लोहा जब बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कार्बन मिलाने से वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है। ऐसे ही इस्पात यानी स्टील जो होता है, तो लोहा प्लस निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। तो देख रहे हैं आप, लोहा मिला दिया, निकेल यानी क्रोमियम, अन्य तत्वों से मिला दिया, तो यहाँ पर एक अन्य दूसरा वाला तत्व प्राप्त कर लिया। स्टील जिसे कहते हैं आप, पीतल किससे बनकर बना होता है, मिश्र धातुओं से। ऐसे पूछा जाता है पेपरों में, पीतल में कौन सी धातुएं मिश्रण है या फिर कौन सी धातुएं मिलकर बना है पीतल, तो कॉपर और जिंक से मिलकर बना, ध्यान रखेंगे आप। कांसा, तो कांसा भी है कॉपर टिन से मिलकर बना, कॉपर धातु और टिन धातु से कांसा मिलकर बनता है। ऐसे ही सोल्डर जो होता है लेड और टिन से मिलकर बना होता है। ऐसे ही अमलगम जो होता है यानी मरकरी और अन्य तत्व थोड़े से मिला दिए जाते हैं तो अमलगम धातु बन जाती है, राइट। अब आपने थोड़ी सी इस्पात, पीतल और कांसा, पीतल कई बार पूछा गया है, अमलगम भी कई बार पूछा गया है पेपरों में, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट में आगे बढ़ रहा हूँ। बाय बाय दोस्तों, इस टॉपिक में ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे मुझे समझाने की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी मैंने सरल भाषा में ये जो अयस्क और सांद्र निस्तापन वर्जन को समझाया। फिलहाल इसमें जो पूरे टॉपिक में मैं बताऊंगा आपको, तो अंतर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज चैप्टर इन CBSE पैटर्न 4। तो मैं बात करूँ CBSE अगर की बात करूँ एग्जाम की, तो वहाँ अंतर डिफरेंस बहुत ज़रूरी है, और ये निस्तापन और वर्जन में क्या अंतर है, इसको क्या से समझें, तो इसको समझना थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है, ओके। तो अंतर आपने देखा था, भौतिक अवस्थाएं देखी थी पिछली वीडियो में, ये सब PDF मैंने समझाया था ये क्या है और कैसे याद करना है, तो ये सब बताया मैंने। इसके बाद आ गया था कि ये जो धातु क्रिया कैसे करी थी, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता। अब मैं बताऊँ आगे, तो निस्तापन वर्जन और इसमें जो डिफरेंस आया था, फिजिकल डिफरेंस और वो केमिकल डिफरेंस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। वाई तो फिलहाल फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।